हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिव्यांगता की प्रमुख श्रेणियां और उप श्रेणियां क्या है, यानी कि आपका कैटेगरी और सब कैटेगरी कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के अनुसार जो है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म को फिलअप करते हैं उस समय आपको अभी पहले तो श्रेणी पूछा जाता था कि आप कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन अब जो है आपको सब कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आपका सब कैटेगरी क्या है, यानी उप श्रेणियां क्या है। यानी कि उप श्रेणियां मतलब अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैं तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप किस प्रकार से लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जैसे वन लेग हो गया, वन आर्म हो गया, इस प्रकार से जो है आपको उप कैटेगरी पूछा जाता है, यानी सब कैटेगरी को पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग डिटेल से जो है बात करने वाले हैं। यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार जो 21 प्रकार से दिव्यांगजन जो आते हैं वो सभी पर जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें आरक्षण क्या दिया जाता है। अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हमको कौन कौन सा आरक्षण मिलता है, क्या लाभ मिलता है और इसका पात्रता क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, यानी आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र में आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, इस पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे जैसे समय आता है दिव्यांगजनों के लिए काफी प्रॉब्लम के सामना करना पड़ता है। पहले श्रेणी आया यानी कैटेगरी आया, इसके बाद अब सब कैटेगरी में आ रहा है, तो ना जाना कौन कौन सा आपका अपडेट आते रहता है गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई करते समय, और फॉर्म में कौन कौन सा बातों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जानने वाले हैं कि दिव्यांगों के लिए कितना कैटेगरी होता है, कितना सब कैटेगरी होता है, आरक्षण कितना दिया जाता है, हम लोग को फॉर्म भरते समय जब एग्जाम देंगे तो उसमें लाभ हम लोग को क्या मिलता है और पात्रता क्या है, ये डिटेल्स जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में प्रायोरिटी जिसको अगर दिया जाता है तो उसको दिया जाता है ब्लाइंड और लो विजन के लिए, जिसका कैटेगरी है आपका विजुअल इंपैक्ट यानी वीआई। उसका वीआई का जो सब कैटेगरी है वो है आपका ब्लाइंड और लो विजन। तो इसका सब कैटेगरी 2 होता है, ये हम लोग पहले से भी जानते थे और इस वीडियो में आपको हम बता दिए कि इसका 2 कैटेगरी होता है। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय जो है विजुअल इंपैक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं उसको सेलेक्ट करके जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हियरिंग इंपैक्ट के लिए यानी एचआई के लिए। तो एचआई में भी आपका 2 सब कैटेगरी आपको मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपका डेप्थ और दूसरा मिल जाएगा हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी जिसका 70 डीबी से या उससे अधिक की श्रवण हानि है उसको जो है आपको डेप्थ बोला जाता है, और जिसका 60 से 70 डीबी की श्रेणी में हानि हुआ उसको हार्ड ऑफ हेयरिंग में रखा गया सब कैटेगरी में। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगर हेयरिंग इंपैक्ट वाले अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सब कैटेगरी में ये 2 ऑप्शन आएगा खुल के। तो अगर आप डेप्थ हैं तो डेप्थ में आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप हार्ड ऑफ हेयरिंग है तो हार्ड ऑफ हेयरिंग में आप सेलेक्ट करेंगे, यानी एच में सेलेक्ट करेंगे और जो डेप्थ है वो डी में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका भी 2 सब कैटेगरी। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी ओएच के लिए। तो ओएच में आप देख सकते हैं कि इसका जो सब कैटेगरी है ये बहुत सारा सब कैटेगरी यहां पर दिया गया है। मेनली आपको 2-3 चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक आपका जो सब कैटेगरी में आता है यहां पर देख सकते हैं, एक आता है आपका सीपी यानी सेरेब्रल पल्सी, दूसरा आता है आपका लेप्रेसिक्रस यानी जो कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, और दूसरा आता है आपका बोनापन, और चौथा आता है आपका एसिड अटैक विक्टिम। ये 4 जो कैटेगरी है ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। इस चीज को जो है आपको खासकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाकी तो आप लोग जानते ही अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो ये सारा चीज जो है आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से यहां तक जो है यहां पर लिखा है कि 1 लेग यानी 1 लेग मतलब एक पैर से उसका दिव्यांग है वो तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ही आएगा, और उसका सर्टिफिकेट में भी ये चीज मेंशन होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अगर कोई एक हाथ से अगर दिव्यांग है तो उसका ओए आएगा यानी 1 आर्म आएगा, तो ये समझ सकते हैं कि ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी आते हैं। इसके बाद बीएल यानी बोथ लेग, जो दोनों पैर से दिव्यांग है उसका भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी आता है, ये तो इसका सब कैटेगरी है, हम लोग ये जानते हैं पहले से। इसका बीए यानी बोथ आर्म यानी दोनों हाथों से संबंधित दिव्यांगता है तो वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी आता है, उसका सर्टिफिकेट में भी ये चीज मेंशन किया हो रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं BLA यानी बोथ लेग एंड आर्म
यानी दोनों हाथों और पैरों से संबंधित दिव्यांगता है तो वो BAL में आता है, और ये भी आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी में आता है, यानी सब कैटेगरी में आता है ये सब, ठीक है। लेकिन आप यहां पर ये 4 चीज जो हम बताएं, इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिसका भी अगर CP है तो आपके सर्टिफिकेट में भी आपका सेरेब्रल पल्सी मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म को फिलअप करेंगे उस टाइम जो है आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी को ही सिलेक्ट करना है, यानी OH को ही सिलेक्ट करना है। अगर लेप्रेसिक रस जो है वो भी जो है OH में आते हैं तो उसको भी जो है OH कैटेगरी में ही सिलेक्ट करना है। ये सब कैटेगरी है इसका, लेप्रेसिक रस ये सब कैटेगरी है, सेरिब्रल पैल्सी भी सब कैटेगरी है, आपका बोनापन भी सब कैटेगरी है, एसिड अटैक विक्टिम जो भी है ये भी सब कैटेगरी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। तो ये 4 लोग जो भी दिव्यांग हैं वो जो है OH में फिलअप करेंगे अपना फॉर्म को। जब भी आपको फॉर्म फिलअप करना हो, अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आप OH को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सब कैटेगरी आपको देखने के लिए वहां पे नहीं मिलेगा। OH मिलेगा, VI मिलेगा, HI मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये वाले नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो OH में ही फिलअप करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता। मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता में भी आपका कोई सब कैटेगरी नहीं होता है, आपका इंडिविजुअली ही आपको दिया जाता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। लेकिन ये मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता में आता है। तो आपका जब फॉर्म आप फिलअप करते हैं तो आपका जैसे मान लो कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी बौद्धिक विकास में कमी है, तो उसका भी आपका कैटेगरी में यही चीज मेंशन किया हो रहता है, इंटेलेक्चुअल ही डिसेबिलिटी मेंशन किया हो रहता है। इसके बाद जो मेंटल इलनेस है उसका भी आपका मेंटल इलनेस ही वहां पर शो करेगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको भी है ये वहीं पर आपको मेंशन किया हुआ ही मिल जाएगा। इसके बाद स्पेशल लर्निंग एंड डिसेबिलिटी है, वो भी आपका स्पेशल वहां पर आपको दिखने लगेगा। ये आपका मानसिक और बौद्धिक विकलांगता में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये चीज नहीं मिलता है तो आपका इंडिविजुअल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज आपको इंडिविजुअल भी देखने के लिए मिल जाता है। और हम आगे भी बात करेंगे कौन कौन सा इंडिविजुअल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो है बहुत ऐसा कैटेगरी है जो कि इंडिविजुअल कर दिया गया है, जो कि हम लोग आगे और जानने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अन्य दिव्यांगताओं के बारे में जो कि इंडिविजुअल है, जो कि RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो है ये सारा जो कैटेगरी आप यहां देख सकते हैं ये इंडिविजुअल कैटेगरी है। और जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो ये सारा इंडिविजुअल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इंडिविजुअल ही इसको सेलेक्ट करना है। एक आपको इसमें जो है कभी कभी आपका OH में आ जाता है, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आ जाता है, उसका भी कुछ कंडीशन है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो है ये आपका इंडिविजुअल डिसेबिलिटी है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप इंडिविजुअली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो आपका डिसेबिलिटी है ये भी आपका इंडिविजुअल है। इसके बाद जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसका भी है ये भी इंडिविजुअल है, तो इसको भी आप अलग से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आया है आपका क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये जो आपका डिसेबिलिटी है ये डिसेबिलिटी कभी कभी जो है आपका OH कैटेगरी में आ जाता है, इस पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कौन कौन सा कंडीशन में आपका OH में आता है, तो अगर आपको चलने में दिक्कत है या हाथ में दिक्कत है या पैर में दिक्कत है, उस कंडीशन में जो है आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में डाल सकते हैं। लेकिन इसको RPWD एक्ट 2016 के अनुसार जो है इसको इंडिविजुअल कर दिया गया है। तो इस चीज ध्यान में रखना होगा कि क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है इस डिसेबिलिटी को जो है आप जब भी फॉर्म को फिलअप करेंगे तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपका मैटर करता है, आपका जो सर्टिफिकेट बनाया है उस पर मैटर करता है कि वो किस प्रकार से आपका कंडीशन देके बनाया है। अगर आपके लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी सेलेक्ट किया है वो, तो आप जो है दोनों में डाल सकते हैं। इसके लिए आप जब भी आपका इस प्रकार से अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें जो भी आपका सर्टिफिकेट बनाया है, क्योंकि वो वहां आपको कंप्लीट बता देगा कि आपका किस प्रकार से सर्टिफिकेट बनाया है। आप जो है क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में डाल सकते हैं और OH में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, इसके बारे में आप कंप्लीट अगर पूछ लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं आपका थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया भी आपका इंडिविजुअल है। इसके बाद हेमोफीलिया ये भी आपका इंडिविजुअल है। इसके बाद जो है सिकल सेल्स डिजीज जो है ये भी आपका इंडिविजुअल है। इसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसका भी है ये भी आपका इंडिविजुअल है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर इंडिविजुअल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इंडिविजुअल में सेलेक्ट करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम बता दिए कि इसका कैटेगरी कौन कौन सा और इसका सब कैटेगरी कौन कौन सा है। तो इस चीज जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इस चीज पर ध्यान रखेंगे कि मेरा कैटेगरी कौन सा है और सब कैटेगरी कौन सा है।
इस चीज पर आपको ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आरक्षण और अन्य लाभ और इसका पात्रता क्या है, इस चीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग को कौन क्या आरक्षण दिया जाता है, इसके बाद क्या लाभ मिलता है और इसका पात्रता कौन रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार जो है यहाँ पर बताया गया कि भारत में दिव्यांग पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी की श्रेणियां और उपश्रेणियां द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत परिभाषित की गई है कि इस अधिनियम के अनुसार कुल 21 प्रकार की दिव्यांगताएं मान्यता प्राप्त है, जो विभिन्न सरकारी नौकरियां और परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, एसएससी और रेलवे, यानी ये तीन जो दिया गया है इसका कुछ ज्यादा ही क्षेत्र है। तो यहां पर जॉब लेना बहुत ही आसान होता है क्योंकि इसमें ज्यादा वैकेंसीज आती है, तो आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में आरक्षण और अन्य लाभों के लिए पात्रता निर्धारित करता है। तो आप जो है यूपीएससी, एसएससी और रेलवे में फॉर्म भर सकते हैं और बहुत सारा लोगों ने इसमें जॉब प्राप्त भी किया है। अगर यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो बहुत सारा जॉब बहुत दिव्यांगजनों ने लिया भी है। तो आप जो है ये सारा भर सकते हैं और इससे भी बहुत और भी आता है, जैसे टीचर में आता है, नीट आता है, बहुत सारा आता है। लेकिन हाँ, वो सब में जो बहुत बड़ा आपका वैकेंसीज नहीं दिया जाता है तो उसमें ज्यादा कुछ आपको चैलेंजिंग आता है, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं आता है। आपका यूपीएससी में भले चैलेंजिंग आ सकता है, एसएससी में चैलेंजिंग आ सकता है, आरआरबी में जो है आपको कम ही चैलेंज मिलता है। तो आप जो है इस सब चीज में ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इसमें हम लोग को आरक्षण मिलता है। तो सरकारी नौकरी में आरक्षण और पात्रता की बात करें तो यहां पर यूपीएससी, एसएससी, रेलवे जैसे परीक्षा में जो है हम लोग को 4% आरक्षण दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है। तो हम लोग को जो है 4% आरक्षण जो है यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी में आपको निर्धारित दिया गया है। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको 4% आरक्षण रहता है, आपको फॉर्म फिलअप करने का वहां पर सीट दिया जाता है। तो आप ये सब चीज में जरूर अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसका पात्रता क्या है, तो आपका पात्रता है कि आपका जो दिव्यांगता परसेंटेज है वो 40% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप ये सारा फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तब जाके आप किसी भी एग्जाम में आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपका 40% से कम है तो आप किसी भी एग्जाम में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, या किसी भी प्रकार की कोई अगर आपको योजना लेना हो या पेंशन लेना हो या ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल, जो भी चीज लेना हो वो उसके लिए जो है आपको 40% होना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो है आप ये सारा चीज का लाभ ले पाएंगे। बोला गया कि उम्मीदवारों को प्रमाणित मेडिकल बोर्ड से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो जो भी आपका 40% या 50% जो भी आपको परसेंटेज दिया जाता है ये आपका मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, वहां से मेडिकल बोर्ड द्वारा ये आपको बनना चाहिए और वहां पर सिविल सर्जन का सिग्नेचर होना चाहिए, वहां प्रमाणित होना चाहिए, तभी जाके जो है आपका ये सारा चीज में आप लाभ ले सकते हैं। अभी आपको फिलहाल यूडीआईडी कार्ड जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूडीआईडी कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन वाला है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है। तो आप जब भी आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो आप यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र में जल्दी से जल्दी अपडेट कर लें, ताकि आप किसी भी फॉर्म को भरने में आपको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि अभी जो है जितने भी प्रकार की फॉर्म आता है सभी में आपका यूडीआईडी कार्ड नंबर मांगा जाता है। तो अगर आप यूडीआईडी कार्ड बनवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाए हैं तो आप यूडीआईडी कार्ड बनवा लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में या किसी स्कीम का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आवेदन करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि आपको जो है सही कैटेगरी का चयन करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी दिव्यांगता की सही श्रेणी और उपश्रेणी का चयन करें। तो समय जैसे जैसे बदलता है उस तरह से जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो मांगा जाता था कि कौन सा कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे मान लो कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या आपका वीआई है, एचआई है, तो डायरेक्टली हम लोग सेलेक्ट कर देते थे कि लो विजन है, ब्लाइंड है, तो उस प्रकार से सिलेक्ट कर देते थे। लेकिन अब जो है आपका इसका सब कैटेगरी मांगा जाता है फॉर्म फिलअप करते समय, तो आप ये सारा चीज जो है सही से फिलअप करेंगे। आपका कैटेगरी कौन सा है, सब कैटेगरी कौन सा है, ये बहुत अच्छी तरह से जो है आपको वहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि आपका प्रमाण पत्र की वैधता, यानी प्रमाण पत्र की वैधता, यानी कि यूडीआईडी कार्ड आपका दो प्रकार का बनता है, एक बनता है आपका परमानेंटली और एक बनता है टेम्पोररी।
तो जिसका भी टेम्पोरी है उसके लिए बता दें कि आपका अगर 1 साल वैलिड है और अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी किसी का टेम्पोरी यूडीआईडी कार्ड में जो किसी का 1 महीने या 1.5 महीने टाइम बचा हुआ है, दोबारा से जो है आप रेन्युअल करके आप अपना यूडीआईडी कार्ड फिर से बनवा लें, ताकि आपको जो है फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली टेम्पोरी जिसका यूडीआईडी कार्ड है उसके लिए, टेम्पोरी यूडीआईडी कार्ड जिसका भी है वो भी पात्र है, आप भर सकते हैं फॉर्म को, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके लिए आपका यूडीआईडी कार्ड में वैलिड होना चाहिए आपका 1 साल 1.5 साल, अगर किसी का 5 साल दिया गया है और आपका 3 साल अभी बचा हुआ तो वो एलिजिबल है, वो भर सकते हैं फॉर्म को। अगर किसी का 1 महीने 1.5 महीने अगर टाइम बचा हुआ उसका यूडीआईडी कार्ड एक्सपायर होने में, तो उससे पहले अगर रेन्युअल करा लेते हैं तो आप जो है उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि विशेष आवश्यकताएं। यदि परीक्षा के दौरान किसी विशेष सुविधा, जैसे कि आपका राइटर की आवश्यकता होती है, राइटर का कौन किसको किसको लाभ दिया जाता है, जो ब्लाइंड लोग हैं उसको लाभ दिया जाता है, जो लो विजन है उसको भी लाभ दिया जाता है, जो देख नहीं पाते हैं उसको लाभ दिया जाता है। उसके लिए जो है आपको सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए। और जो तो ब्लाइंड है ना, जो लोग ब्लाइंड है उसके लिए तो आपको फ्री है कि आपको ये लाभ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ब्लाइंड लोगों के लिए आपको राइटर की आवश्यकता होती ही है। लेकिन जिसका भी अगर हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं या हाथ में किसी प्रकार की दिक्कत है, उसके लिए भी आपको राइटर की जरूरत पड़ता है। अगर डॉक्टर लिख दिया है कि आपका हाथ में प्रॉब्लम है तो वो भी राइटर ले सकते हैं। ये सारा चीज आपको लाभ दिया जाता है। उसके लिए क्या है, फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको जो है राइटर का वहां पर ऑप्शन दिया जाता है, उसको यस करना है और उससे डिटेल मांगा जाता है। अगर आप डिटेल उसी टाइम अगर दे देते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो उसके बाद का भी ऑप्शन है कि आप बाद में भी अपना राइटर को ले जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि पदाधिकारी वहां जो भी है एग्जाम देने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आपको सूचना देना होगा वहां पर आपको कि हम अपना राइटर को ले आए हैं और उसको कुछ डॉक्यूमेंट उसको ले जाना पड़ेगा। जो भी आपको राइटर वहां पर गया है, राइटर का डॉक्यूमेंट वहां पर ले जाना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया। और राइटर उसी को लिया जाता है कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इंटर वाले को ही ले जाना पड़ेगा। ये गाइडलाइंस अभी नया जारी हुआ है, आपका आरआरबी ग्रुप डी में जो वैकेंसी आया था उसमें जारी किया गया है। तो सभी एग्जाम वाले वैसा ही करते हैं कि आपसे नीचे वाले को ही आपको राइटर माना जाता है। तो आप जो है उसी को ही सेलेक्ट करना है और उसी को ही राइटर बना के आपको ले जाना है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, कौन कौन सा श्रेणी है, कौन कौन सा आपका उप श्रेणी है, यानी ये सारा चीज जो है हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की और इसमें जरूरत है, किसी प्रकार का और आवश्यकता है चीजों की कि ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको हर सवाल का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर किसी प्रकार की आपको सजेशन भी देना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।